Hello boys and girls, this is Ajay Yashpal and you are in ETO's Academy, and today we are going to study chemistry. But before, we have to study this universe and what that is. Universe is actually everything we study, everything we see. What universe is? The thing, this table, this chair, the sea, everything we see is part of universe. And to study this, we need a different language, which is subjectively called chemistry, and obviously this is something which is related to our future as well. And for this, we have to study, we have to look for its language called atoms, molecules, number of atoms, number of mole, electrons, kind of this. So overall, the topic will be considered as language of chemistry, in which we have to see एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्या रोल है इनका. हम पहले इसके रोल के बारे में बात करेंगे. आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें इंट्रो क्या है. हम अगर ध्यान से देखें तो केमिस्ट्री इज एक्चुअली स्टडी ऑफ एटम्स एंड इट्स कंपाउंड्स. इसमें सिर्फ हम कोई भी चीज ले लिया, हमने ये बोर्ड ले लिया, हमारे पास फ्लावर्स हैं, हमारे पास उसके अंदर जो भी एटम होंगे, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो किन चीजों से बने, कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन सा कंपाउंड है, हमने वो सब चीजें देखनी. सो बेसिकली क्या हो गया, केमिस्ट्री घूम फिर कर क्या हो गया, एटम्स हो गया या उसी के कौन कौन से कंपाउंड है उन्हीं को स्टडी करना है. सेकेंडली हम बात करेंगे कि जो भी दुनिया में चीज बनी कितने एटम से मिलकर बनी, कौन कौन से एटम से बनी. अगर हम सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक चाय का कप जो हम लेते हैं या कॉफी का मग लेते हैं, उसमें कितने एटम्स होंगे अराउंड. अगर मैं गिनना शुरू करूं, अगर हम ये इसमें जीरोस गिनते हैं तो ट्रिपल जीरोस, थाउजेंड्स, देन थाउजेंड, 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 देन 15 around. So it could be around 1000, and then this is a million, and this is 100,000, and near about. It's a very big number. So अगर हम कभी ध्यान से देखें कि हम जो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसमें कितने एटम्स हैं, बेसिकली काउंटलेस ही हो गया. हमने इतने बड़े एटम्स या इतने बड़े नंबर्स को डील करना है, जो कि आसान काम नहीं लगता है, लेकिन हम इसे डेली लाइफ में यूं ही देख लेते हैं, हमें कभी इस बात में रियलाइज भी नहीं करते हैं. अब देखते हैं क्या कुछ है. तो इन्हीं को समझने से ही हमारे को आगे फ्यूचर में तरक्की मिलती है. हम अपने आसपास की चीजें समझ सकते हैं और ग्रोथ करते हैं, हम चीज़ों को डील करते हैं, हम उनसे रिएक्शन करते हैं, उन्हीं से अपने फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं, बैटरीज लेकर आते हैं, जैसे कि हम लोग लेकर टीवीज बनाते हैं, कार्स डेवलप करते हैं, ये सब चीज़ें. तो आगे देखें तो जैसे कि हम बात करते हैं केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है. केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हर जगह पर इन्वॉल्व है. केमिस्ट्री जैसे कि एक फूल में इन्वॉल्व है, जहाँ पर अगर हम एक फूल को स्मेल करते हैं उसमें खुशबू आती है, वो द स्मेल ऑफ द फ्लावर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट, अगर हम सिर्फ एक फूल को देखते ही हैं तो उसका जो कलर है वो भी तो केमिस्ट्री है. कुछ एक खास कंपाउंड होगा जिसकी वजह से हमारे गुलाब का फूल रेड कलर का है, और कोई दूसरा फूल, अगर हम बात करें सनफ्लावर की बात करते हैं, वो येलो हो जाएगा. वो येलो क्यों है? हमारा रोज येलो कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी है, रेड कलर का भी है. ये सभी अलग अलग क्यों आ रहे हैं? अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, हमने इन्हीं को समझना है. अगर हम एक फ्लावर को टच भी करते हैं तो स्मूथनेस जो आ रही है, इट्स सो सॉफ्ट, एक साउंड फीलिंग आती है, एक स्मूथनेस की फीलिंग आती है, नेचुरल फीलिंग आती है. लेकिन वो मैं इसको इस बोर्ड को टच करता हूं तो मुझे वो फ्लावर फीलिंग नहीं आएगा. तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें एक अलग कंपाउंड यूज हो रहा है. हमने वही सब चीजें समझनी है. अगर हम बात करते हैं अपने घर में बाकी चीजों की, सिर्फ फूल की ही बात क्यों करें, और चीजों की बात करते हैं, जिसमें हमने बात की है साबुन, सोप. हम जैसे कि हाथ धोते हैं, साबुन यूज करते हैं, नहाते हैं, वी टेक शावर्स. तो इसमें जो भी हम साबुन यूज करते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड ही तो है. तभी तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का साबुन दूसरे ब्रांड से अलग है, उसका फील अलग आता है, उसका टच अलग आता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी अलग होती है. हम और चीजें देखें तो शावर जेल आ गया, वॉलपेपर्स, बेक्ड बीन्स, ये सब चीजें क्या है? अलग अलग चीजें. शावर जेल क्या चीज होती है? जो ड्यूरिंग द बाथ वी यूज अ जेल, उससे जो लेदर जनरेट होता है, वो लिक्विड है, वही क्लींजिंग एक्शन कर रहा है जो हमारा सॉलिड सोप कर रहा है. दोनों में फर्क क्या है? अगर सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दें तो जो हम सॉलिड बार यूज करते हैं साबुन की, दैट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. लेकिन शावर जेल या लिक्विड सोप्स जो होते हैं, दोज आर लिथियम सॉल्ट्स ऑफ द सेम फैटी एसिड्स.
सिर्फ हमने एक एलिमेंट चेंज किया, सोडियम की जगह पर हमने लिथियम लगा दिया और पोटेशियम की जगह पर लिथियम लगा दिया, वी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने चीजें को डिजाइन करना शुरू किया। इसी को ही कहते हैं केमिस्ट्री। अब ये टेफ्लॉन टीएम, दिस इज अ ब्रांड नेम। तो ये टेफ्लॉन क्या है? स्टिकी फ्लेम होती है हमारे पास, जो कुक करने के लिए हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं, जो नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन होते हैं। अब कुछ भी इसमें डालेंगे उस पर स्टिक नहीं करेगा। देयर इज स्मॉल, देयर इज वेरी थिन कोटिंग, दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन, जो कि किसी भी कंपाउंड से दुनिया में रिएक्शन नहीं करता। तो इसको कैसे बनाए? इसको किसी ने नहीं बनाया था, ये बस एक्सीडेंटली बन गया था। कैसे हो गया? ये रिएक्शन क्यों नहीं करता? हम इसको दोबारा कैसे करते हैं? हमने ये चीज सीखनी है जो हम लेटर ऑन समझेंगे इस चीज को। अगर हम बात करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कोई भी चीज है, गुलाब का फूल कह दिया हमने, उसका एक कलर है। हमने एक पेंट की बात की, ग्रीन कलर है या फिर येलो कलर है, पिंक कलर है, लेकिन ये फिक्स है। हमारी रिक्वायरमेंट डे बाय डे चेंज होती है, हमारी चॉइस बदलती है। हम चाहते हैं कि हमारी चीजें बदलें, हम ऐसे नहीं वैसे कर लें। मैं चाहता हूं कि मेरे पास फोटोक्रोमिक सनग्लासेस हैं, जो धूप में जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वाई दिस फैसिलिटी शुड बी लिमिटेड ओनली टू द ग्लासेस? मैं इसको अपने घर पर भी तो अप्लाई कर सकता हूं, मैं अपनी कार पर अप्लाई कर सकता हूं। मैं धूप में निकलूं तो कार काली हो जाए, उसका रंग काला हो जाए या फिर व्हाइट हो जाए। जैसे मैं उसे पार्क करूं तो न्यूट्रल कलर हो जाए। मेरी बिल्डिंग जैसी धूप पड़े तो वो सन रिफ्लेक्टिंग हो जाए, वो गर्म ना हो। रात को वो गर्म होने लग जाए, सर्दियों में ऑटोमेटिकली गर्म हो जाए। तो ये कंपाउंड हमें यूज करने हैं, हमने इसी के अंदर इंजीनियरिंग करनी है, हमें ये सब चीजें समझनी है। तो हमारे को देखना है कि हमारे कार का फ्यूल जो हम यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी हाई है। ये सब चीजें जो भी बात हम करते हैं, इन सबको समझना है हमने। और देखें तो पेंट के बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो ये पेंट क्या होता है? पेंट इज ए कंपाउंड जो हम यूज करते हैं हमारे वार्निशेस में। एक बेस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें हमें कलरिंग मटेरियल डालते हैं जो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। जब भी हमने किसी सरफेस के ऊपर उसको अप्लाई किया तो हमारे पास एक थिन सी लेयर उसके ऊपर डेवलप हो गई। उस थिन लेयर के अंदर छोटे छोटे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल हैं जो कि अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पिंक कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ये जो बोर्ड है हमारे पास, ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इट इज पेंटेड बाय समथिंग। ये क्यों आ रहा है? सिर्फ कंपाउंड की प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। अलग कंपाउंड अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये जो टच आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन जो भी हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल था जिसके अंदर पिगमेंट हमने डाला था, कंपाउंड का कलर डाला था, वो चीज देती है उसका एक पर्टिकुलर फीलिंग, टच, जो कि हार्श भी हो सकता है, ग्लोइंग भी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, मैट हो सकता है। बहुत अलग अलग कलर तरह के चीजें आती हैं इसके अंदर। हमारे को चीजें समझनी है इनके ऊपर। कई पेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं टिकता, कहीं बिल्कुल गीले हो जाते हैं, वाटर रेजिस्टेंट। तो हमने इन सब चीजों को ही समझना है क्या कुछ आता है। अगर हम बात करें परफ्यूम्स की, परफ्यूम क्या होते हैं? जो कि हमारे रोज में मिलता है या फिर किसी भी दूसरे फ्लावर से मिल जाएगा, बट है क्या? एक अलग नए तरह का कंपाउंड जिसको स्मेल करने से हमारे को नई फीलिंग आती है। वी कैन फील रिफ्रेशिंग। हो सकता है कि कुछ हमारे अच्छी ना लगे, कुछ हार्श होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। तो हम बात करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में। यही चीज, एक कंपाउंड, एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल से डिफरेंस होता है, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट बाय स्मेलिंग। हम बात करते हैं कंप्यूटर पार्ट्स की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की। कंप्यूटर पार्ट में सिलिकॉन वैली है, तो हमारे पास जो दीवार है ये भी सिलिकॉन से बनी है। दीवार सिलिकॉन से बनी है और कंप्यूटर चिप भी सिलिकॉन से बना है। तो क्या मैं दीवार से सिलिकॉन उतारा और मैं कंप्यूटर पे लगा दूं? इज दैट फिजिबल? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो या फिर मैं कल को किसी एक बहुत अच्छे इंजीनियर को मैंने भेजा और वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, जंगल में भेज दिया। वहां जाके उसे मैंने क्या कहा, चलो भैया अपने घर पे अपने पेरेंट्स को फोन करो कि तुम यहाँ पे बैठे हो। ऑल्दो हमने उसे कोई मोबाइल फोन नहीं दिया था, तो क्या करेगा? जमीन से मिट्टी उठाएगा और वहां से सिलिकॉन चिप बनाएगा। तो उसके बाद तो कुछ नहीं होगा ना, वो चीज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। हमारे को हर एक चीज का एक प्रोग्राम, हमारे को एक सीक्वेंस डेवलप करनी होती है। वो सब चीजें हैं जिसको हमारे को एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, कभी हमें हीट करना पड़ेगा। सब चीजें हमेशा अवेलेबल नहीं है, वो कंडीशंस क्या है यही हमने समझना है। हम बात कर सकते हैं LCDs जो आज की डेट में चलते हैं, कार्बन फाइबर जो तकरीबन स्टील से 3-4 गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कार्बन फाइबर, इंडिया में कार लॉन्च हुई थी, नैनो कार,
जिसका पूरा का पूरा जो चेसिस है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर्स, जो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपने उसके ऊपर लोहे का हथौड़ा मारा तो हथौड़ा टूट सकता है, लेकिन आपके पास किसी भी हालत में कार्बन फाइबर नहीं टूटेगा, स्क्रीन नहीं टूटेगी। और बात करें फ्लैट स्क्रीन जैसे कि एलसीडी होते हैं, एलईडी होते हैं, प्लाज्मा टीवीज होते हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन होते हैं। पुराने टाइम पर जो टीवी आते थे दोस्त वर CFTs, उसमें एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा बल्कि सा मटेरियल होता था, कांच की स्लॉट होती थी जो काफी सेंसिबल होती है। आज मुझे इतना सेंसिटिव चीज नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ काइंड ऑफ रफ एंड टफ थिंग, गिर भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास पुराना कैथोड रे ट्यूब्स हैं, आज हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आते हैं जिनको बोलते हैं LCDs और प्लाज्मा डिस्प्लेस, जो मैंने अभी बात करी आपसे। शायद फ्यूचर में हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, फ्यूचर में हमारे को शायद टीवी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी इस तरह के, ये भी आउटडेट हो जाएंगे। हमें को सिर्फ टच करना है, वो अपने आप ही लाइट एमिट कर रहा होगा, बाहर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके, साउंड से चलेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमने ये सब चीजें देखनी है और हमें ही इसको प्लान आउट करना है। अगर हम आगे देखते हैं तो हम इमोशन में जाएं, मूवीज में जाएं, या फिर अगर हम आर्ट के ऊपर बात करें, पेंटिंग्स, स्केचिंग्स, तो इनमें क्या हो जाएगा? आर्ट जो पुरानी है हमारे पास, एक कौन सी हमारे पास पिक्चर थी, एक लेडी थी, व्हाट दैट इज कॉल्ड, डिमेट्री की है, चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको। पुरानी जो पेंटिंग्स होंगी उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? वो तो खराब हो जाएगी पड़े पड़े, पेपर है, मैंने कोई स्केचिंग कर दिया तो पेपर का जो शेड है वो तो येलो हो जाएगा, उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो उसे प्रिजर्व भी तो करना है। मेरे घर में अचार है तो अचार को भी प्रिजर्व करना है, बहुत सारी चीजें। तो इन सबको करने के लिए हमें अलग अलग केमिकल चाहिए जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेगा। बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने के लिए ही हमारे को कौन सा केमिकल वहां पे सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता, उसकी लाइफ क्या है, ये चीजें हमने देखनी है। तो आगे देखते हैं हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। इनमें जो फिल्म जो डेवलप होती है, जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लगाया है, जो कि लाइट सेंसिटिव है, वो क्या है? केमिस्ट्री का पार्ट है। जो मटेरियल जो लाइट को एब्जॉर्ब करके उसने अपना कलर चेंज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, वो भी तो हमारे पास एक नया अलग केमिकल होगा। हमने इन सबको समझना है। हम बात करते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन केमिकल कंपाउंड जो कि इसमें प्रेजेंट है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, जिसको हमने रिप्रोड्यूस करना है, हमने उसे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस भी करना है। वही चीज आती है। केमिस्ट्री हमारे फूड को फ्रेश करता है, हमारे केक्स बनाता है, जो भी केक्स हम जो खाते हैं, पेस्ट्रीज, उनमें जो भी कंपाउंड्स है, सब कुछ केमिस्ट्री का ही पार्ट इन्वॉल्व है। हम आइसक्रीम खाते हैं, क्या आपने कभी आइसक्रीम खाई है? मुझे बास्किन रॉबिन्स बहुत पसंद है, आपका अपना फ्लेवर होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ है देखें तो, क्या सिंपल अगर मैंने एक फ्लेवर चीज मटेरियल लिया, उसमें सोल्यूशन बनाया, उसका मिल्क में उसके अंदर क्रीम डाली, फ्लेवर डाला, मैंने कुछ कैश्यूज एंड नट्स उसमें मैंने डाले और मैंने उसे फ्रीज कर दिया, तो विल आई गेट द सेम क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम आई एम गेटिंग इन बास्किन रॉबिन्स और अदर काइंड ऑफ ब्रांड्स? आई डोंट थिंक सो। क्यों? उसमें कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व है। ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इसमें हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए? हमारे को उसे एरोसोल बनाना होता है। अब ये एरोसोल क्या होता है अभी बताता हूं, लेकिन पहले डिफॉल्ट जो हम जनरली सभी जानते हैं वो क्या है? हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे को कुछ क्रीम डालनी है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा उसको चिल करेंगे, उसमें हमने उसमें थोड़ा सा फैट डाला, उसको ठंडा किया और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाला, और वी कैन यूज हनी अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो तो। इसके अंदर हमारे को एक चीज डालनी है जो स्पेशल कंटेंट यहाँ पे लिखा है, दिस इज एयर। एयर से ही वो फ्लफीनेस एंड द सॉफ्टनेस आती है जो हम नॉर्मली हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते। एयर के साथ में ही हमने जब उस चीज को बनाया, एयर के साथ हमने इन सब चीजों का सोल्यूशन बनाया तो एरोसोल हो गया। एरोसोल्स ही होते हैं जिनको हम फ्रीज करेंगे तो वो आइसक्रीम बन जाता है। आप कभी नोटिस करेंगे अगर आप आइसक्रीम को मेल्ट कर देते हैं तो यू विल फील सम बबल्स कमिंग आउट ऑफ इट। वो एयर जो हमने डाली थी, हो सकता है कि वो N2 गैस हो सकता है कि CO2 गैस हो। यू गैस डेफिनेटली मस्ट बी अवेयर ऑफ N2 और CO2 क्या है, लेकिन वो CO2 और N2 गैस निकल रही होती है, वो न्यूट्रल होती है, हमें को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारी आइसक्रीम में कितना टेक्सचर का ही फर्क आ गया, उसके फील का फर्क आ गया,
हम उसे पसंद करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं, दूसरे को बहुत कम पसंद करते हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, आपकी भी अपनी चॉइस होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसने इस सोल को या सोल्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर किया। नेक्स्ट, सिर्फ अगर मैं आपको ये चीज बता दी तो आप घर जाएंगे, आपने घर पर आपने सोल्यूशन बनाया, उसमें आपने N2 गैस या नॉर्मल एयर को आपने उसके अंदर पुश इन कर दिया, तो यू विल गेट द सेम थिंग जो हमें मिल रहा है। नहीं, हमें उस एयर को उसके अंदर ट्रैप भी करना पड़ेगा। उसको ट्रैप करने के लिए हमें कुछ कंपाउंड उसमें डालने हैं। वो कंपाउंड विल कॉज स्टेबिलिटी ऑफ दैट, स्टेबिलाइजर्स होंगे, ये भी हम समझेंगे क्या है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, आज की डेट में सारी चीज एनर्जी ही तो है, मैक्सिमम चीजें। अगर मैं कहीं से भी ट्रांसपोर्ट अपने घर से यहां तक आ रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, स्कूल जाता हूं, उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे को गाड़ी में, अपनी कार में या बस में एक फ्यूल यूज करना है। समटाइम इट इज डीजल, पेट्रोल, गैसोलिन, गैस, कोई भी चीज होगी जो हम इसमें यूज करेंगे, वो सब कुछ क्या है, केमिकल ही तो है। हो सकता है कि इन फ्यूचर वी यूज इलेक्ट्रिकल बैटरीज, इलेक्ट्रिकल कार्स, लेकिन घूम फिर के वो सब चीजें एक तरह का फ्यूल या एक तरह का केमिकल है जो हमने समझना है। इनमें सब कुछ क्या होता है, केमिकल में की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे एक केमिकल दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसकी एनर्जी रिलीज होगी जो हम अपने सिस्टम में यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का मशीनरी था। हमारे पास जो बैटरीज होती हैं, मैंने अभी आपको बताया। और एक चीज ये भी है, स्पेस शटल्स। स्पेस शटल्स क्या होते हैं, रॉकेट, एक पाइप सा होता है जिसको हम सीधा उठा के ऊपर भेज देते हैं, है तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन। आज हम मून पर अपनी कॉलोनीज डेवलप करने का सोचते हैं, मार्स के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां से एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट हमने उठाया, एक पर्सन को हमने उठाया और कहा कि हम तुम्हारे को चलो मून पे लेके जाते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन ही तो हुआ। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं वैसे ही वो बंदा मून पे जा रहा है। तो मून पे जाने के लिए तो बहुत पावर चाहिए। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ फ्यूल जो हम अपनी कार में जलाते हैं, वैसे ही कुछ मिलता जुलता फ्यूल वहां पर होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, स्पीड ऑफ कंबशन बहुत हाई होगी। उस फ्यूल के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली जल जाने की, तभी वो सडनली इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ब्लास्ट थर्स्ट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वो शूट अप लेगा। यहां पर आता है अराउंड 10 टाइम्स जो फ्यूल होता है, जो हम पूरे साल में हम जलाते होंगे अपनी कार में, वो 1 सेकंड में जल जाएगा उसके अंदर। इतना ह्यूज क्वांटिटी होती है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं कि ये हम कुछ भी डाल दे तो हम तो कोई बॉम्ब उसके नीचे लगा सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इकोनॉमिकल। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, हमारे नेचर को किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं करना चाहिए उसमें। ये सब चीजें हमने जरूर देखनी है। किसी भी बहुत हो सके तो CO2 का अमाउंट मिनिमम, H2O मोस्ट प्रेफरेबली, लेकिन किसी भी हालत में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा चीजें डेवलप नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज तो हमारे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा कि 10 रॉकेट डाले और एसिड रेन से भैया वो हमारा स्पेस सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये चीजें हमारे को बिल्कुल नहीं पसंद, हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा फ्यूल कैसा होना चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है, उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए। वो किसी भी हालत में अच्छी सारी एनर्जी जनरेट करेगा विद मिनिमम वॉल्यूम, ताकि स्टोरेज में दिक्कत ना हो। इसके अलावा क्या चीज चाहिए, वो हमारे पास नेचर को किसी भी तरह से हार्म ना करे। ये चीजें हमने जरूर देखनी है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम आज से देख रहे हैं। अदरवाइज फ्यूल तो हमारे पास आज भी प्रेजेंट है, लेकिन हम उससे खुश नहीं। और देखते हैं हमारे पास क्या है, जैसे कि हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, इसको हमने जमीन में से खोदा और निकाल लिया। इसी के साथ में हमारे पास एक केरोसिन भी होता है, हम सभी जानते हैं केरोसिन, जिसको हिंदी में नॉर्मली आपस की लैंग्वेज में मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। कभी आपने सोचा है कि नारियल का तेल कैसे निकालते हैं, कोकोनट ऑयल कैसे निकलता है? कोकोनट लेते हैं, उसे थोड़ा सा देर उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया, वो सूख गया। अब हमने उसे निचोड़ा, उसमें से कुछ ऑयली पार्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड कोकोनट ऑयल। सिमिलरली अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल कैसे निकला, सरसों के हमने बीज लिए, उसको हमने पीसा, उसमें से ऑयल निकला। तो अगर मुझे केरोसिन बोले तो मिट्टी का तेल चाहिए, तो मैं मिट्टी उठाऊंगा, मैं 4 दिन के लिए उसे सुखाऊंगा और उसके बाद निचोड़ूंगा तो उसमें मिट्टी का तेल निकलेगा? नहीं, ये ऐसे नहीं निकलेगा, हमको इसको जमीन के अंदर से जाना पड़ेगा। तो ये मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलिन, गैसेस, ये सभी कहां से आती हैं, जमीन के अंदर प्रेजेंट है।
हमारे को पहले बोरिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इन सभी को हम लोग किन किन को, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, जमीन के अंदर से आ रही हैं, जिनको हमें खोद के निकालना है। तो दीज आर कंसिडर्ड अमंग ड्रिलिंग फ्लूइड्स। इनको हमें रिफाइन करना पड़ेगा, जमीन से निकालने तो साफ तो निकलेगा नहीं, और ये आपस में मिक्स है। मैं डीजल कार में पेट्रोल और पेट्रोल कार में डीजल नहीं डाल सकता, इंजन ही खराब हो जाएगा। तो मुझे इनको रिफाइन करके सेपरेट करना है, एक अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है। और बाद में जो फ्यूल के अंदर आपने देखा होगा, अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे अलग अलग क्वालिटी के पेट्रोल या अलग अलग क्वालिटी के डीजल होते हैं। नॉर्मल पेट्रोल, रॉ पेट्रोल होगा, दूसरा पेट्रोल होगा जिसके अंदर कुछ ऑयल मिक्स होगा, पुराने तरह के इंजन में डलता है। एक नए तरह का फ्यूल होगा, पेट्रोल होगा, जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी होगी, जो इंजन को अच्छा करेगा, हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल कहते हैं इसको। ऐसी डीजल के अंदर होगा। ये क्या है, फ्यूल को हमने और मॉडिफाई किया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो शायद हमारे इंजन को सूट करता हो, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता हो, हमारे इंजन को खराब नहीं करेगा, उसकी साउंड कम से कम आएगी, नॉइस कम से कम, नॉइस पोल्यूशन मिनिमम होगा, शायद हमारे पास एक्स्ट्रा CO2 भी नहीं निकलेगी, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, ये सब चीजें कम से कम होंगी। चलो मान लो ये आ भी गई थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, तो हमारे पास एक चीज और होनी चाहिए कि जो लास्ट स्टेज पर इनको खत्म कर दे, जिनको हम लोग कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। आपने देखा होगा कि जो कार के नीचे एक साइलेंसर सा पीस लगा होता है, वो अगर आप उसे काटें, कोई पुराना पीस ले लें, वो अपने पापा वाली कार का मत उठाना, पापा पीटेंगे, तो क्या लें, मार्केट में जाएं, जो पुराना कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, ये साइलेंसर होते हैं, आप उसे काटें बीच में से, यू विल ओनली फाइंड उसमें सिर्फ होल्स हैं, इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो होल्स हैं उसको हमने क्या डाला हुआ उसके अंदर, वी हैव एडेड सम कैटलिस्ट, प्लेटिनम, रोडियम, एसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो क्या कर रहे हैं, जो हार्मफुल गैसेस बन रही हैं, CO2 तो कुछ नहीं कर सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड्स, तो ये उनको उठा के डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये कहलाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, जो एक वही हमने इंजन के साथ में ही हमने मिनिमाइज कर दिया पोल्यूशन को, बाकी फिर गवर्नमेंट देखेगी, जो हम कर सकते हैं हमने इतना कर दिया। अभी नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो हमने फ्यूल के बारे में बात की, इसमें हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं। हम पेट्रोल को डायरेक्टली जला दें तब भी उसमें से हार्मफुल गैसेस बनेंगी, या फिर किसी भी तरह के फ्यूल को हम यूज करें हार्मफुल गैसेस बनेंगी, जैसे कि कोल हो गया, जलाया, उसमें से गैसेस निकली, पेट्रोल को डायरेक्टली जला दिया, लकड़ी जला दी, सल्फर जला दिया। तो इन सबको खत्म कर दो, इन सब के लिए इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी नई चीजों से। वो नई चीजें कैसी होंगी, जो बिल्कुल भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी, या एटलीस्ट एक डिजायरेबल लिमिट के बीच में रहेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्या कहें, पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल में हाइब्रिड कार्स में डलता है ये अब इंडिया में या फिर दुनिया में नई कॉन्सेप्ट है इसको जो यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट कार आ चुकी है मार्केट में, शायद इनको प्रोडक्टिविटी और होगी, इकोनॉमिकल वैल्यूज अच्छी बन जाएंगी, तो मार्केट में लॉन्च भी हो जाएगी। हमारे नियर बाय फ्यूचर में शायद 4 या 5 सालों में हमारे घरों में ऐसी कार होंगी। तो घूम करके हमने क्या किया, हमने केमिकल साइंस को यूज किया, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली थी, जो पोल्यूशन मिनिमाइज करती थी, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती कि पोल्यूशन बढ़े, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल वैल्यू, ये सब चीजों के ऊपर प्रेफरेंस हमने देना शुरू किया। हमारे पास देखो मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन जो होंगे केमिकल्स की, हमने ये सब चीजें देखनी। तो इन द फ्यूचर जैसे कि हम रॉकेट में यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस, वी आर प्लानिंग टू यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन कार्स। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम हाइड्रोजन को पेट्रोल की तरह इसको जला दें, और वी डायरेक्टली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस बाय यूजिंग फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल एक तरह की बैटरी और केमिकल्स का इंटरमीडिएट होता है। अब हम इसको समझेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अभी आप लोग थोड़े से छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर चीजें सीखेंगे कैसे करना है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल चीजों की, तो डेफिनेटली वो आएगा हमारे पास फील्ड से, खेतों से, वहीं उगाएंगे। अदरवाइज फैक्ट्री में तो नेचुरल चीजें बनती नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। जब हमने उसे बनाया अपने खेतों में, तो हमारे को फार्मिंग करनी है ना, फार्मिंग करेंगे तो वहां पे कीड़े भी आएंगे, वहां पे फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए,
वो भी कैसे होने चाहिए, मैन्योर जो हमारे को चाहिए वो सब कैसा चाहिए, दैट शुड बी नेचुरल। और जैसे कि डंग केक्स हो गए, हमारे को वो यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा फ्रूटफुल रहेंगे, हमारे को सूटेबल रहेंगे? हमारी नीड पर शायद वो हमेशा सूट ना करें, अच्छी प्रोडक्शन ना करें। हमने इन सब चीज़ों के ऊपर काम, इसको ध्यान में रखना है, और ये आपकी और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम फ्यूचर में ऐसे फ्यूल्स, ऐसे मैन्योर्स जनरेट कर पाएँ कि हमारे नेचर को मिनिमाइज हार्म करें और हमारे को अच्छा सा न्यूट्रिशन दे हमारे फूड प्लांट्स को, हमारे फील्ड्स को। जैसे कि केमिस्ट का काम क्या है, हम लोग करेंगे क्या इसमें? हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने दुनिया भर में जंगलों में जाना है, वहां से कंपाउंड को पहले ढूंढना है, यार ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसमें ऐसी चीज निकलती है, इसका एक पर्टिकुलर खास कंपोनेंट है, इसके पौधे से, इसके बीज में से एक्सट्रैक्ट निकलता है, जूस निकलता है, जिसको हम यूज करेंगे तो वो हमारे को, हमारे पेड़ को एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देगा। लेकिन अब वो निकालें कैसे? तो इसको कहते हैं आइसोलेशन। केमिकल मेथड क्या है उसको करने के, ये काम हम लोगों का ही है। प्रोबेबली बायोलॉजिस्ट करते हो, लेकिन फिजिक्स ये काम कभी नहीं करते हैं, या फिर कोई दूसरा अकाउंटेंट कभी नहीं करेगा, कभी कोई पेंटर कभी ये काम नहीं करेगा। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों को आइसोलेट करने की, इनको आइडेंटिफाई करने की, इनको नया नया कंपाउंड बनाने की, इसी को रेप्लिकेट करने की, इसी को मॉडिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी, तुम्हारी तो है। आगे देखें, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो आप लोगों ने सुनना शुरू कर दिया होगा, ऑर्गेनिक फूड भी डेवलप करना शुरू कर दिया, वो भी तो केमिस्ट्री ही है। हमारा ही काम है सब कुछ, हमने ही देखना है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास फैशन की। आई एम वेयरिंग ए कोट, आई एम वेयरिंग ए टाई, मैं कल को यूज करता हूँ, क्या कहते हैं इसको, शेविंग जेल यूज करता हूँ, तो शेविंग जेल हो गया, आई यूज मस्कारा, या फिर मैंने जेल यूज किया। तो ये सब चीजें क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिसको हमने एक नहीं तो वैसे उस तरह से ब्लेंडिंग कर दिया, नई नई तरह की चीजें। सो लुकिंग गुड, तो केमिकल साइंस ही तो है कि मैं इसमें कौन सा कंपाउंड डालूं अपने स्किन पे जो मेरे को इरिटेट ना करे और उसकी फीलिंग भी अच्छी आए, रिफ्लेक्शन भी मिनिमम हो। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। 2-in-1 शैम्पूज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या करेगा? डैंड्रफ भी रिमूव करेगा, बालों को स्मूथनेस भी देगा, लस्टर भी देगा, टच उसकी सेंसेशन भी अच्छी होगी। ये मल्टीपर्पज हो गए, जिसमें कंडीशनर भी है और एंटी डैंड्रफनेस के लिए कंपाउंड भी डाला हुआ है। तो ये मल्टी यूटिलिटी आ गए। टूथपेस्ट, पेंट्स, ये सब चीजें क्या है? घूम फिर के इन सब में एक ही कंपोनेंट होता है जो आगे पीछे करना है, लेकिन कैसे करना है यही हमें समझना है। ये चीज मैंने एक टॉपिक इसमें लिखा, आप जरा ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा है? सेल्फ क्लींजिंग क्लोथ्स। इसका क्या मतलब है? सेल्फ क्लींजिंग ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये बनता है कि कपड़े जो अपने आप ही साफ हो जाएं। मेरा ये कोट है, क्या आपको लगता है कि मैं इसको कॉन्टिन्यूसली 4 साल कॉन्टिन्यूसली पहन सकता हूँ? रोज मैं इसे पहनूं, अपने घर से ऑफिस जाऊं, ऑफिस से घर आऊं, तो ये कभी तो गंदा होगा। कैसा रहे कि इसको मैं सिर्फ झाड़ा, थोड़ा सा मैंने इसे शेक किया और साफ हो जाए, या शायद मुझे उसकी भी जरूरत ना पड़े। अगर इसके ऊपर कोई डस्ट गिरती है वो तो गिर गई, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये अपने आप साफ हो जाए, कितना बढ़िया रहे। तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आज की डेट में कुछ ऐसे मटेरियल हैं कि आप उसके ऊपर कोई लिक्विड डाल दो तो उसके ऊपर स्ट्रे नहीं करेगा, वो फ्लो हो जाएगा। लेकिन क्या हम अभी तक 100% एफिशिएंसी हासिल कर पाए? नहीं। अगर यहाँ पे ग्रीस पार्टिकल लग गया, कोई पेट्रोल ही गिर गया, चलो गाड़ी का पेट्रोल गिर गया, या फिर जो डीजल है डीजल गिर गया, या नेल पेंट रिमूवर एसीटोन वो गिर गया, तो क्या हम उसे रिमूव कर पाएंगे? वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो हमने ये सब चीजें देखनी है जो कपड़े खुद को ही साफ कर लें अपने आप ही। ड्राई क्लीनर की रिक्वायरमेंट ना हो, वॉशिंग मशीन की टेंशन ना हो, बिजली का बिल बचेगा, साबुन का खर्चा बचेगा, ये सब चीजें समझनी है। नेक्स्ट, डाइज, जो ये कलर के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन ये डाइज जो होती है नॉर्मली आर्टिफिशियली होती हैं, ये हमने ये बनानी, हम ये नेचर में से नहीं बना रहे। हो सकता है कि हम इन्फ्लुएंस जरूर हो नेचर से, हमने उसमें से कुछ आइडियाज जरूर लिए हो, एक्सट्रैक्ट किए हों, लेकिन डाइज वो चीजें हैं जो किसी भी चीज के ऊपर परमानेंटली चिपक जाती। दिस इज अ ब्लू शेड, मैंने इसे ड्राई क्लीन करवाया या फिर घर पे मैंने वॉश किया और पता चला कि इसमें से ये कल को इसका ब्लू कलर हट गया और इसके नीचे ग्रीन कलर डेवलप हो गया। कितना बढ़िया मजा आ जाएगा ये तो, है नहीं? मेरे पास तो 2-2 कलर के शर्ट हो गए, 2-2 कलर के कोट हो गए।
लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टुपिडिटी भी लगेगा। तो ये चीज नहीं चाहिए हमारे को, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कॉन्टिन्यूसली चिपके रहे, जिसको हम डाइस कहते हैं, और ये अलग अलग कलर की हूं। मुझे कल को ग्रीन कलर का कोट पहनना है या रेड कलर का कोट पहनना है, तो मैं उसके लिए अलग ही कोट सिलवाऊं तो ज्यादा बेटर है। एक ही चीज मल्टीपर्पज नहीं हो। हाँ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लाइट चेंजिंग या कलर चेंजिंग मटेरियल्स, तो हम उसमें हम ऐसा जरूर सोच सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वॉशिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्टिकी रहना चाहिए, वो इसके ऊपर स्टिक रहे, इसके ऊपर चिपका रहे, ऐसी टेम्पररी ना रिमूव हो जाए। मेरी कंडीशन, मेरी डिजायर्ड कंडीशन में ही निकले तभी चलेगा। और देखिए तो हमने इसमें करना क्या क्या है, हमने डाइस तो देख ली, लेकिन उसको आप ऐसे ही चिपका दोगे? कभी हमारे बॉईल करना पड़ता है, कभी हमारे ठंडा करना पड़ता है। कहीं कपड़ों के ऊपर लिखा होता है स्पेशली कि इसको गर्म पानी में नहीं धोना है, ठंडे पानी में धोना है। गर्म पानी से धोगे तो उसका कलर ही उतर जाएगा। ये सब चीजें समझनी, क्यों, कब, क्या करना है, कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कुछ काम तो कर लिया, लेकिन हेल्थ से ऊपर क्या है? हेल्दी रहने के लिए हमारे को चाहिए कुछ दवाइयां, खाना पीना। ये हम करने के लिए हमारे को घूम फिर के कंपाउंड ही बनाने हैं। इसके लिए भी हम कहीं ना कहीं नेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमने क्या किया, एक प्लांट देखा जो कि काफी अच्छा है, इसको खाने से, इसको चबाने से हमारे कई सारी एलिमेंट दूर हो जाती हैं। उस कंपाउंड में या उस पौधे में ऐसा कौन सा कंपाउंड है, क्या चीज है जिसकी वजह से हमारे को तकलीफें दूर हुई? हमने पहले उसे ढूंढना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, तभी हम उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे ना। आइडेंटिफिकेशन भी एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की। प्रोडक्शन एट द इकोनॉमिकल वैल्यूज, ये भी बहुत मायने रखता है। पानी को साफ करना, बिना पानी की तो लाइफ ही नहीं है, उसको तो साफ करना ही पड़ेगा। हम नॉर्मल आज की डेट में हम आरओ का पानी के अलावा कुछ और पी नहीं सकते। पानी तो बारिश में भी आता है, नेचुरल सोर्सेज हैं। आपको शायद पता होगा तकरीबन इस दुनिया का तकरीबन मोर देन 70% पार्ट तो पानी से कवर्ड है। जो अर्थ एज ए ग्लोब अगर हम देखें तो 70% पार्ट तो सिर्फ पानी पानी है। लेकिन कल को मैं किसी को वहां पे भेज दूं तो पानी पी नहीं पाएगा, बिकॉज दैट इज सॉल्टी वाटर। उसमें कई तरह के बैक्टीरिया भी होंगे। तो इतना सारा मटेरियल पानी होने के बावजूद भी हम उसे यूज नहीं कर सकते। हार्डली सिर्फ पूरी दुनिया का 3% पार्ट ही ऐसा है पानी का जो ह्यूमंस डायरेक्टली पी सकते हैं। एंड देयर इज नो गारंटी कि उसमें बैक्टीरिया नहीं है, हमारे फिर भी उसे चेक करना पड़ेगा। तो कहां से लेकर आएंगे पानी? आरओ लगाएंगे, उसमें से बैक्टीरिया रिमूव करेंगे। ये दवाइयां और इन पानी के ऐसी तरह की चीजों के यूज करके हम लोगों ने अपनी एवरेज एज भी तो बढ़ा ली। आज से 100 साल पहले एवरेज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन वॉज अराउंड 45 ईयर्स। ठीक है, कई लोग वहां पे उस समय भी 100 साल जीते थे, बट एवरेज लाइफ इज अराउंड 40 ईयर्स, 40 to 50 होगा। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन जोन टू जोन, किसी जोन में ज्यादा है, किसी जोन में कम है, बट ओवरऑल इट इज अराउंड 45 ±5%। आज की डेट में 70% का तो 70 ईयर्स की तो एज आ चुकी है, इसीलिए गवर्नमेंट 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट देती है। इन द फ्यूचर हम अगर अच्छा मेडिसिन यूज करना शुरू करें, किस वजह से डेथ अकर्स, या फिर कैंसर को रिमूव कर दें, या फिर इतनी खतरनाक बीमारी को रिमूव कर सकें, इसके लिए मेडिसिन बना पाए, तो ऑब्वियसली लाइफ ऑफ ए ह्यूमन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ये सब चीजें हमने समझनी है। कैंसर, एड्स या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमने रिमूव करना है। पोलियो है, एक इंसान की लाइफ बर्बाद कर देता है, अच्छे खासा इंसान की, तो इनको हमने क्योर करना है। कैसे करेंगे? दवाई खाएंगे ना। दवाई में क्या है? केमिकल। वो आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, फिर से प्रोड्यूस करना है, फिर से टेस्ट करना है, फिर हम उसे यूज करेंगे। अस्थमा जैसे कि हमने बात की, इस दुनिया में इतना पोल्यूशन है, कार्स निकलती हैं इतना, या फिर फैक्ट्री से इतना धुआं निकलता है, वो किसी भी पेशेंट के जाता है तो वो लंग्स में कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और कहीं ना कहीं हमारे को लंग्स में इरिटेशन होती है, एंड वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज जनरेट करता है, जैसे कफ आता है, बंदा बात नहीं कर पाता, कंफर्टेबल नहीं होता। दैट इज अस्थमा। ये एक बहुत ही खराब सी चीज है, बहुत खराब बीमारी है। आपका सोशल स्टेटस भी डाउन होता है इसकी वजह से। तो हमने इसे कैसे कैसे करना है, हमने ये सब चीजें देखनी। हमारे पास आज की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग ब्रीथर यूज करते हैं, उसमें मेडिसिन होती है जो स्प्रे होती है, वो कहीं ना कहीं
एरोसोल ही है। जो स्प्रे हम जो यूज करते हैं, दैट स्प्रे इज एरोसोल। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एयर प्लस सोल्यूशन। हम आगे देखेंगे तो ये सब चीजें जो कुछ थी वो कहीं ना कहीं बायो से रिलेटेड है। जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ भी बायो से ही आ रहा है। कहते हैं कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे, जीव जंतु जमीन में दब गए थे, तो उसके दबे रहने से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन वहां पर थी नहीं, तो वो सभी के सभी कन्वर्ट हो गए पेट्रोल में। ये कुछ कुछ वैसे ही प्रोसेस है जैसे कि हम लोग डेवलप करते हैं नेचुरल तरीके से अल्कोहल। अगर ग्रेप्स को हम थोड़े दिन रख देते हैं दबाकर, तो उसमें वो वाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यही काम वहां पर भी हुआ। जब फिशेस या फिर एनिमल्स जमीन के नीचे दब गए तो वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोल में, बिकॉज ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। हमने ये समझना है। और ह्यूमन बॉडी, ये सब चीजें क्या है? अल्टीमेटली बायोकेमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड है ना, इसमें बायोलॉजी है। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी जो होती है वो थोड़ी सी एडवांस फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री ही होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हम आपको चीजें उसमें थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एकदम हम इसे नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक एडवांस फॉर्म है केमिस्ट्री का, जो हम आगे पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर। अगर हम इसी के बेसिस पे बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री की नजर से हम एक एडल्ट की बात करते हैं, तो तकरीबन 50-60% पार्ट बॉडी का पानी है। बाकी क्या है? बोन्स होंगी, कुछ फ्लैश होगा, और भी कई सारे कंपाउंड्स होंगे। हमने इन सब चीजों को समझना है। ये एडल्ट का 50-65% मैंने लिखा है, जबकि किड जो होगा, बिल्कुल जो अभी 2-3 महीने का जो एक बच्चा है, उसकी बॉडी का तकरीबन शायद 80% पार्ट पानी है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा पानी का कंटेंट कम होता चला जाता है, इसलिए हम एजेड लगने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज, आपकी स्किन बहुत अच्छा रहे, आप लंबा जिए, तो इसके लिए वाटर कंटेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जैसे जैसे लाइफ गोज ऑन, वाटर कंटेंट कम होता रहता है 50-60%, जबकि इन्फेंट का 70-80% के आसपास होता ही है। इन्फेंट का लाइफ बढ़ी, ग्रोथ हुआ, बॉडी डेवलप हो गई, बॉडी में पानी का कंटेंट कम हो गया, पानी का कंटेंट बढ़ाइए, लंबा जिए, सिंपल। आगे देखें तो घूम फिर के है क्या पानी के अलावा? कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम फ्यूल्स या फूड जो हम खाना खाते हैं, ये सब चीजें क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, या सेलुलोज, पेपर्स। लो, नेक्स्ट एलिमेंट जो है कार्बन। कार्बन के साथ में एक और एलिमेंट हमारे पास थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है कार्बन से, लेकिन हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। दैट इज नाइट्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। विदाउट इनके तो एक स्टेप उठाना भी डिफिकल्ट है। बाय यूजिंग कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन, वाटर से तो मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कलेक्टिवली काउंट कर लिया। आप चाहे तो इनको सेपरेटली गिन सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब मिलके या तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता, और दूसरा बनाते हैं जिससे ये बनता है फ्लैश, स्किन, बाल, ये सब चीजें बनते हैं, विच आर एक्चुअली प्रोटीन्स। और प्रिसाइसली और डेप्थ में जाके बोलूं तो एमिनो एसिड्स। ओवरऑल तकरीबन हमारे पास 22 एमिनो एसिड होते हैं जिससे प्रोटीन्स बनते हैं, जिससे हमारे पास ये टिश्यूज बनते हैं हमारे, उसी से ऑर्गन बनता है, उसी को जब प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसी से हम ह्यूमंस बनते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट बनता है। एमीबा भी उसी से बना है, हम भी उसी से बने। तो हमने इन सब चीजों को समझना है। इनको समझना बहुत आसान चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर कोई भी प्रोसेस होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम बायोकेमिस्ट्री में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको प्रोटीन्स के बारे में बात की, प्रोटीन जो कि खाना, जो कि हमारे फूड में होता ही है, हमारे को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, ऑर्गन्स बिल्ड करता है, मैंने आपको बताया, हमारे को चीजें बताता है, मसल्स बनती हैं। एंजाइम्स भी, ये एंजाइम्स क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एंजाइम भी कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं। कैटलिस्ट अगर आप जानते हो जो कि स्पीड बढ़ाता है, तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको एंजाइम्स आर वो कंपाउंड जो कि केमिकल रिएक्शन को हजारों लाखों गुना बढ़ा दे।
एंजाइम्स यूजुअली हम नॉर्मल इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, तो बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट बना देते हैं। बायोकेमिस्ट्री आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पार्ट है। तो वो एंजाइम्स, वो कंपाउंड जो कि बायोलॉजी में डेवलप हुए, हमारे पास ही उसके जीन्स हैं, हमारे पास ही डीएनए है, आरएनए है जो इनको बनाते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कार्बोहाइड्रेट, सिंपल ग्लूकोज ले लिया, एक बहुत सिंपल सा कंपाउंड C6H12O6, इसको जलाते हैं, CO2 बनता है, H2O बनता है, हीट जनरेट होती है। हम बाहर जलाते हैं तो भी हीट जनरेट हुई, वही आग लगी। जब हम अपने इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे हाथ में, जैसे मैंने हाथ हिलाया, ये इसके मैं मोशन में, हाथ मेरा मोशन में, इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट, जो कि जैसे कि मेन कंपोनेंट ग्लूकोज, वही है जो जल रहा है, वो CO2 और H2 में ही जनरेट हो रहा है। लेकिन कहीं आपने इसमें फायर देखी, आग देखी? आप खुद भी मोशन करते हैं तो क्या आपने कभी उसमें आग को एक्सपीरियंस किया? नहीं। इसको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है और इसमें से एनर्जी निकलती है। ये सब काम कैसे होते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स। यही डिजाइन करते हैं, यार इस पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दो, इसकी कम कर दो, फिर इसकी बढ़ा दो, फिर कम कर दो, फिर बढ़ा दो, स्टेप बाय स्टेप। हमारे अंदर ग्लूकोज जलता है, बट स्टेप बाय स्टेप। बाहर जलता है वो इमीडिएटली जल गया, इसलिए सडनली इतनी लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। हमारे पास भी बहुत सारी एनर्जी होती है। नाउ हमारे पास क्या है? ब्लड, ऑक्सीजन। जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, विच विल बी कैरिड बाय ब्लड, हम जानते हैं इस बारे में। तो डीएनए क्या है, जिसकी वजह से हम कंपाउंड को, ये सब चीजें जल रही हैं, एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, एक ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करता है। कॉम्प्लिकेट कंपाउंड्स, बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। केमिकल साइंस, ये क्या चीज है? अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सब कुछ एक इंट्रोडक्शन सा था कि हमने किन किन चीजों के बारे में बातें करनी है। केमिकल साइंस हमने देखा कि ये हमारे लिए खाने के लिए बात करती है, हमारे जीने के लिए, मेडिसिन के लिए बात करती है, फ्यूल के लिए बात करती है, टेक्सचर जो हम बात करते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, इनको हम रीयूज कैसे कर रहे हैं, हमारे को जीने के लिए, सब कुछ असली में यही चीज है जो मायने रखती है। इन्हीं को ही फंक्शनिंग के लिए हम जो जिस ब्रांच ऑफ साइंस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल साइंस। केमिकल साइंस यही है। तो बस हमने इन सब चीजों को समझना है और आई होप कि इस आज की डेट में आपको समझ में आया कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कहाँ है, उसका रोल क्या क्या है, और आप इसे कहीं से लाइटली नहीं लेंगे और इसके लिए नेक्स्ट टाइम आप सीरियस रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप इन सब चीजों को समझें और इसको और सीरियसली लें। जब आप इसको सीरियसली लेंगे, इसको समझेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं, इनका कौन कौन सा कंपाउंड है, आप इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तभी हम चीजों को समझेंगे, तभी हम इनको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनको यूज कैसे करना है, इसको हाउ टू आइडेंटिफाई, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, मोल क्या है, एटम क्या है, ये सब चीजें क्या है, इन द नेक्स्ट क्लास। बट कम बी प्रिपेयर। बाय।